चलिए वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस की कि हमारी स्टेराइल पैकेजिंग शुड ओनली बी ओपन इमीडिएटली प्रायर टू यूज एंड द वाइल एक्सेस डायफ्राम शुड बी डिसइंफेक्टेड विद इन द अप्रूव्ड एंटीसेप्टिक इमीडिएटली प्रायर टू द एक्सेस। जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर कोई वाइल यूज कर रहे हैं या कोई टॉप जिसका रबर कनेक्टर के साथ उसका कवर है तो उसी वक्त उसको ओपन करें जिस वक्त आप यूज कर रहे हैं, और ओपन एनवायरनमेंट में टूटा हुआ वाइल ना रखें। पेशेंट की लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वो वाइल जितने का भी आया होगा, तो उसको सेव करके ना रखें और उसको यूज कर लें, और जो रिमेनिंग है उसको डिस्कार्ड कर दें। तो ये सेफ नहीं है कि हम पेशेंट को ओपन एनवायरनमेंट में रखा हुआ इंजेक्शन किसी और पेशेंट को लगा दें। ठीक है, हमें नहीं पता कि एनवायरनमेंट से क्या कुछ उसके अंदर गया है। राइट, तो उसकी जो वाइल है उसकी नेक को अल्कोहल के साथ वाइप करें, उसकी टॉप को अल्कोहल के साथ वाइप करें और उसको एयर ड्राई टाइम दें। जो कोई भी जरासीम होता है उसको मरने के लिए या खत्म होने के लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो अल्कोहल का जो टाइम है वो ये है कि आप किसी भी चीज को वाइप करें, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो एम्प्यूल की नेक हो या टॉप हो, तो उसका ड्राई टाइम उसका किलिंग टाइम है, यानी वो टाइम देना जरूरी है। अगर आप वेट को ही यूज कर लेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म वहां मौजूद होगा जो कि हार्म कर सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर करें प्लीज। जैसे कोई भी सर्जरी करते वक्त या वुंड ड्रेसिंग करते वक्त हम पेंट करते हैं स्किन पे, तो उसका जो ऑर्गेनिज्म की किलिंग टाइम है वो उसका ड्राई टाइम होता है, तो वो ड्राई टाइम देना जरूरी है ताकि ऑर्गेनिज्म वहां से किल हो सके। सही, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट सिंगल डोज वाइल बी यूज ओवर मल्टीपल डोज वाइल। आपको सिंगल वाइल यूज करना है, स्पेशली व्हेन अ मेडिकेशन विल बी एडमिनिस्टर्ड टू मल्टीपल पेशेंट्स। दिस डिक्रीज द रिस्क ऑफ सॉल्यूशन बिकमिंग कंटामिनेटेड विद मल्टीपल एक्सेस टू द वाइल। आप सिंगल वाइल यूज करें, चाहे आपको एक पेशेंट पे यूज करना है या बहुत सारे पेशेंट्स पे यूज करना है। मल्टी वाइल्स अब वैसे भी प्रैक्टिस में नहीं है, नहीं आ रहे, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और मोर इम्पोर्टेंट वो है यूज नीडल्स शुड नेवर रिकैप बैंड आर ब्रोकन एंड सेफ्टी डिवाइस प्रेजेंट शुड बी एंगेज इमीडिएटली आफ्टर यूज। अभी जो स्टडीज हैं नीडल इंजरीज की, उसमें बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो रिकैप करने का है। रिकैप की वजह से सबसे ज्यादा नीडल इंजरीज देखी गई हैं। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि कभी भी नीडल्स को रिकैप ना करें, इसकी नीडल्स को एज इट इज शार्प डिस्कार्डर में डिस्पोज कर दें। कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर कटर यूज किया जाता है, कटर की भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कटर कटिंग करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सेफ्टी मेजर्स को रखते हुए वहां पे निडल कटर यूज किया जा सकता है, लेकिन प्रेफर करें कि डिस्कार्डर यूज करें जो शार्प डिस्कार्डर्स होते हैं, और उसको प्रॉपरली 3/4 फिल होने पे उसको सील कर दें और उसको इंसिनरेट कर दें ताकि वो किसी और के यूज में ना आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी सिरिंजेस रीयूज हो रही होती हैं, तो उसका भी हमें सोचना होगा। नीडल्स को बेंड ना करें, तोड़े ना, और अगर कोशिश हो तो ऐसी नीडल्स यूज करें जो रिट्रैक्टेबल होती हैं, जो ऑटो लॉक हो जाती हैं। ऑटो लॉक वाली नीडल्स को यूज करें ताकि नीडल स्टिक इंजरीज का चांसेस ना हो। इफ रिकैपिंग इज नेसेसरी, कोई और सूरत नहीं है, ओनली अ वन हैंड टेक्निक शुड बी यूज। All used sharp should be placed immediately in an approved puncture resistance container that is designated for the sharp disposal। जैसे कि मैंने अभी बात की, तो हम जो सिंगल हैंड मेथड यूज कर रहे थे वो ये है कि अगर आपको रिकैप करना ही है तो कवर जो है वो टेबल पे या बेड पर रख दें और सिंगल हैंड से उसके अंदर कवर के अंदर निडल को डालें और उसको लॉक कर दें। डबल हैंड मेथड यूज ना करें, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है कि निडल स्टिक इंजरीज हो सकती है, और खुदा ना खास्ता किसी इन्फेक्टेड पेशेंट की होगी तो वो डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर। तो अपने आप की सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज पेशेंट प्लेसमेंट, यानी आइसोलेशन प्रिकॉशंस या transmission based precautions। तो in the event that the patient is determined to be at increased risk of transmission of microorganism, the patient should be placed in a single patient room when available। तो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास ये पेशेंट्स?
हमारे पास पल्मोनरी टीबी के पेशेंट्स हो सकते हैं, हमारे पास पॉजिटिव MRSA पेशेंट हो सकते हैं, हमारे पास चिकन पॉक्स, मीजल्स और बहुत सारे ऐसे वायरल और बैक्टीरियल डिजीज वाले पेशेंट हो सकते हैं, जो अगर हम सारे पेशेंट्स के दरमियान में इसको रखेंगे तो दूसरे पेशेंट्स को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जरूरी है कि हर हॉस्पिटल के अंदर एक आइसोलेशन रूम जरूर होने चाहिए, जहाँ पे ऐसी डिजीज वाले पेशेंट्स को रखा जा सके, और ये भी एक तरीका कार है चेन ऑफ इन्फेक्शंस को ब्रेक करने का। Those patients that are likely to contaminate the environment, do not maintain appropriate hygiene, are at the increased risk of acquiring infection or developing adverse outcome following infection, should be considered for the single room placement. ठीक है जी. When single patient room is not available, patient spacing should be maintained at a minimum of 3 feet or more. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे आप आइसोलेट कर सकें, तो दो पेशेंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 3 फीट होना चाहिए. ठीक है. प्राइवेसी कर्टन मे बी पुल्ड एंड यूज एज एन एनवायरमेंटल बैरियर. कहते हैं कि आपके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी से जब छिड़ते हैं या आपकी बॉडी से जब निकलते हैं वो 3 फीट के डिस्टेंस पे जाके गिरते हैं. तो आपका जो पेशेंट जोन है वो अगर आप सोचें कि कितना होना चाहिए, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए एक पेशेंट के दरमियान. ठीक है. तो आप अपने, अगर आपके पास आइसोलेशन रूम नहीं है तो अपने पेशेंट की प्लेसमेंट ऐसे कर सकते हैं कि दूसरा पेशेंट एटलीस्ट उससे 3 फीट के डिस्टेंस पर हो, और दरमियान में अगर आपके पास कर्टन्स या स्क्रीन या ऐसी कोई प्राइवेसी कर्टन्स मौजूद हैं तो उसको उसके दरमियान में कर दें, ताकि और सेफ्टी हो सके और हम इसको अज्यूम कर सकें कि दिस इज द एनवायरमेंटल बैरियर. आइडियली हमारे पास आइसोलेशन, सेपरेट आइसोलेशन रूम्स होने चाहिए. ठीक है जी. तो हमारा ग्लोबल कंसिडरेशन क्या है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आर अप्रोप्रिएट फॉर यूज वर्ल्ड वाइड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन. ये सारी दुनिया ने इसको मान लिया है. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन पूरी दुनिया में एक तरह से हो रहा है और हमें भी उसको फॉलो करना है. The ease of international travel has brought within effortless transportation of the highly contagious disease from one continent to another. In the aftermath of the severe acute respiratory syndrome caused by a novel coronavirus in 2003 and H1N1 influenza pandemic in 2009, after retrospective analysis, it was determined that if the standard precaution has been utilized correctly, the spread of these diseases could have been decreased significantly. After the SARS pandemic, standard precautions were expected to include respiratory hygiene and cough etiquettes to help limit the spread of potentially infectious respiratory secretion between patients, visitors, and healthcare workers. और ये also इसके ऊपर भी हमारे जो COVID-19 का जो पेंडेमिक है इसमें भी ये अप्लाई होता है. Patient infected or colonized with extremely drug resistant microorganism is rapidly increasing. आपने देखा कि VRE, ऐसा MRSA, CRE, इस तरह के बहुत सारे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आर एन एसेंशियल कंपोनेंट इन द प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स. ये हमारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इसमें भी सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा कि हम इसको डिक्रीज कर सकें. पेशेंट कैन बी एडमिटेड टू एनी हेल्थ केयर सेटिंग विद unidentified infectious or colonization with these organisms. Maintaining strict adherence to the standard precaution need to occur to prevent transmission from these patients to healthcare professionals, the environment, and ultimately the patients. तो इसके अंदर हमारा एक ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन का एक सेशन है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हमारा है प्लान, उसको वो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से हम इस तरह के पेशेंट्स को हम स्ट्रिक्टली स्टैंडर्ड प्रिकॉशन करते हुए प्रिवेंट कर सकते हैं. Healthcare facilities must always be prepared for the looming threat of the next pandemic or global threat. हमें नहीं पता आने वाले, अभी कोविड आया है उसके बाद क्या आएगा, तो हमारे तमाम हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इसके लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए. तो अर्ली प्रिपेयर्डनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि पाकिस्तान ने जब कोविड आया तो क्योंकि इससे पहले ये काफी इसकी वो हो चुकी थी एडवर्टाइजमेंट, और चाइना और बहुत सारे इटली और इन सारी कंट्रीज में उसने काफी तबाही फैला दी हुई थी. तो काफी हमारी जो प्रिपरेशन थी उसने काफी हद तक हमें हेल्प किया इसको कंट्रोल करने का. नो डाउट कि अल्लाह ताला की बड़ी रहमतें रही हमारे ऊपर और अल्लाह ने हमें इसके बहुत बड़े अजाब से बचाए रखा है. और इसकी
इसलिए इसकी जरूरत है कि हम अपनी भी तैयारी पूरी रखें। Healthcare facilities should maintain or ensure access to an adequate level of the supplies, चाहे वो PPE हो, hand rub हो, या बाकी की चीजें, या medications हो, या isolation rooms हो, इन सारी चीजों की तैयारी होनी चाहिए. They should also be ensured that the policies and procedures are in place to guide containment and prevention of transmission of the highly infectious agent. और ये हम लोग फेस करते रहते हैं, हमारे पास आए दिन इस तरह के पेशेंट्स आते रहते हैं, तो हमें हर रोज एक नया चैलेंज हमारे सामने होता है कि हमने इसको किस तरह से फेस करना है. तो चाहे वो कंगो वायरल हेमरेज फीवर हो, चाहे कोविड की कोई 1, 2, 3, 4 और 5 वेव हो, चाहे वो कोई भी हेपेटाइटिस बी, सी, HIV का कोई आउटब्रेक हो, या TB का आउटब्रेक हो, जिसको हम लोग बहुत आए दिन ये सारी चीजों को फेस करते रहते हैं. लोग एक्सपोज होते रहते हैं, हमें उनकी लाइन लिस्टिंग करनी होती है, उनकी फिर फर्दर प्लानिंग करनी होती है, प्रोफाइलैक्सिस अरेंजमेंट करने होते हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आती रहती हैं और हमें ये नए आने वाले चैलेंजेस से हमें तैयार करती रहती है मुकाबला करने के लिए. तो हम सबको बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हम सबको इसके लिए रेडी रहना है, तैयार रहना है, अलर्ट रहना है, और हर नई अनयूजुअल चीज पे नजर रखनी है कि क्या क्या ये कोई डिफरेंट कोई चीज आ रही है. लाइक आजकल हमारे पास 4 से 5 पेशेंट ऐसे आ चुके हैं जो 2-3 दिन की हिस्ट्री के साथ आए और साथ में ब्लीड किया, और उसमें से कुछ पेशेंट एक्सपायर हो गए. तो अभी तक उसको आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि क्या ऑर्गेनिज्म था, क्या वजह थी, क्या सोर्स ऑफ डिजीज थी, और क्या सोर्स ऑफ डेथ थी. लेकिन इस तरह की चीजें हमें अलर्ट रखनी है, हमें खुद को अलर्ट रखना है इस तरह की चीजों को देखने के बाद, और हम इसकी प्रिवेंशन करते रहें, क्योंकि इस तरह ही से हम बहुत सारी चीजों का शिकार हो जाते हैं. और जब तक हमें खबर होती है, वो क्या कहते हैं कि एक बड़ा मजे का शेर है, भूल गई इस वक्त. है तो कुछ नहीं पता है कि पानी जो है हमारे सर से गुजर जाए फिर हमें पता चले. तो अपने आप को अलर्ट रखें और एक्टिव रखें और चीजों पे नजर रखें. तो कंक्लूजन क्या है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आर द प्राइमरी डिफेंस इन द प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट एंड द एनवायरनमेंट. हमें बचाना है तो हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को फॉलो करना होगा. अगर हम यही इफेक्टिवली कर सकते हैं तो हम दुनिया में होने वाले तमाम इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं. The component of standard precaution are aimed to breaking the cycle of the infection by interrupting the method in which transmission occurs. While it is the role of the health administration to ensure infection prevention is an important component of the organizational structure, the value of the intervention remain the responsibility of the healthcare professional and their accountability for their adherence to these essential guidelines. When standard precautions are correctly implemented, the spread of infectious disease can be prevented, no doubt, leading to improved health of both healthcare professionals and पेशेंट्स. तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबको करना है, और इसके साथ हमें अल्लाह से दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत ताकत दे कि हम ये सारी चीज़ों को सही तरह से कर सकें. जो ड्यूटी हमारी अल्लाह ने लगा दी है उसको हम सही तरीके से फुलफिल करने की हमें तौफीक दे. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर देंगे, जिसमें हैंड हाइजीन और 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन है, डॉनिंग डॉकिंग PPEs हैं, किस तरह से करना चाहिए. फरहान कुछ वीडियोस हैं जो आप इसी पोर्टल पे आपको अपलोड कर देंगे. एनवायरमेंट क्लीनिंग की हैं, शार्प डिस्पोजल कैसे होना चाहिए, वेयरिंग N95 मास्क क्या है. तो ये भी आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से हमें ये सारी चीज़ें करनी है. ठीक है जी. तो ये जो आपका कंटेंट था ये APIC की बुक से हमने लिया था आपको पढ़ाने के लिए, और होपफुली इसमें आपके कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपना मैसेज जरूर ड्रॉप कीजिएगा. और वैसे ये हम पूरा 1 साल हम पढ़ाते रहेंगे तो इसमें इसका कोई ना कोई कंपोनेंट इसके अंदर आता रहेगा. वीडियो आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.